हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सीरीज का नाम पुराना ही है, मिशन रेलवे। मिशन रेलवे ये सीरीज का नाम है और इस सीरीज के अंदर मैं आपको करवाऊंगा मिक्स क्वेश्चंस, यानी कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायो के, इन तीनों के प्रश्न होंगे। इस वाले सीरीज में मैं आपको साइंस के प्रश्न करवाऊंगा, साइंस के MCQs करवाऊंगा। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के 7-8 प्रश्न होंगे, फिजिक्स के 7-8 होंगे, केमिस्ट्री के 7-8 होंगे, बायो के। इस तरह से मैं मिक्स क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जो भी प्रश्न आप देखेंगे वो या तो होगा रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न या NCERT बुक से होगा। ठीक है, तो NCERT और केवल PYQ आपको इसमें मिलेगा। या तो रेलवे के अंदर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके प्रश्न होंगे, या फिर NCERT से मैं फ्रेम करके डालूंगा। और ये इस सीरीज का सेट नंबर 1 है। ठीक है, ये इस सीरीज का सेट नंबर 1 है। इस पूरे वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो सीरीज है ये चलेगा पूरा साल। पूरे ही साल जो है रेलवे के एग्जाम है, अलग अलग एग्जाम है, इसीलिए पूरा साल ये जो है ये सीरीज चलने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ से कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मैं डेली आपको एक सेट प्रोवाइड करवा दूँ। डेली जो है एक सेट मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो है किसी एक समय पर मैं आपको करवा दूं। हालांकि मेरा जो रिकॉर्ड रहा है वो बड़ा ही ख़राब रहा है, आप सब जानते होंगे कि जो कंटिन्यूटी है मैं मेंटेन नहीं कर पाता हूं। बट मैं कोशिश करूंगा इस सीरीज के अंदर कि डेली जो है आपको एक वीडियो मिले और किसी एक टाइम को मैं चूज कर लूँगा। हाँ, ज़्यादा चांस है शाम का कोई टाइम होगा उसको मैं चूज कर दूँगा और उसी टाइम पर जो है आपको वीडियो मैं अपलोड करके दिया करूँगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपना प्यार जरूर दिखाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो। ध्यान रखिएगा, सारे जो प्रश्न मैं करवाऊंगा ये होंगे पूछे हुए रेलवे एग्जाम के अंदर या फिर NCERT के। इसमें मैं आपको NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, सब मैं करवाऊंगा। जो भी पैटर्न रहा है 2018 से ही जो है वो पूरा NCERT पैटर्न चल रहा है। उससे पहले तो कहीं कहीं से प्रश्न पूछे जाते थे। तो मैं आपको जो प्रश्न करवाऊंगा ना वो ज़्यादा पुराना भी नहीं होगा, जो रेलवे एग्जाम में पूछा गया था 2018 से ही होगा, है ना। 2018 के बाद जो भी रेलवे के एग्जाम हुए, 2018 और उसके बाद जो भी रेलवे के अंदर एग्जाम हुए हैं उन्हीं सारे के प्रश्न होंगे। इससे पीछे वाले प्रश्न को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब जो पैटर्न है वो पूरा ही बदल चुका है। तो 2018 से पीछे आप मत जाना, 2018 से जो एग्जाम हुए हैं उनके प्रश्नों पर अब ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो मैं जो करवाऊँगा 2018 से जो भी एग्जाम हुए उनके प्रश्न होंगे और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब प्रश्नों को करना। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? दो यौगिक क्या करते हैं? आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं और नए यौगिक बनाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक यौगिक है AB, ये एक यौगिक है जिसमें A जो है कैटायन है, B एनायन है, मान लो ऐसा। और एक दूसरा यौगिक है CD, इसमें C कैटायन है, D एनायन है। तो अब क्या होगा, ये जो कैटायन A है और ये जो एनायन D है ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे। देखिए, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। तो आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा, इसका जो धनायन है इसके एनायन के साथ कंबाइन कर लेगा, तो यहां पर बन जाएगा AD। और इसका जो कैटायन है इसके एनायन के साथ कंबाइन कर लेगा, तो यहां पर बन जाएगा CB। यही होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, आयनों का आदान प्रदान होता है। और अधिकांश जो आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया होते हैं वो अवक्षेपण अभिक्रिया भी होते हैं। देखो, अधिकांश होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे द्विविस्थापन अभिक्रिया अपने आप में अवक्षेपण अभिक्रिया हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे एक मैं एग्जाम्पल आपको लिख करके यहाँ पर देता हूँ जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है और अपने आप में अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। यह है आपका सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का अगर आप जलीय विलयन लेते हैं और लेते हैं अगर आप सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन यानी नमक पानी का घोल लेते हैं, ये देखो ये दोनों जलीय विलयन है। जब इन दोनों को आपस में आप मिक्स करेंगे तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हो जाती है और अभिक्रिया से बनता है सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप। सिल्वर क्लोराइड का ये सफेद रंग का अवक्षेप है ना, उजले रंग का ये अवक्षेप है, यानी कि ठोस है। देखो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर S लिखा है। ये अवक्षेप जो है ये बनता है सोडियम नाइट्रेट के जलीय विलयन में। समझ में आया? ये दोनों जलीय विलयन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक जलीय विलयन बनता है सोडियम नाइट्रेट का और अवक्षेप प्राप्त होता है
सिल्वर क्लोराइड का। यहाँ पर देखिए तो ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। तो सिल्वर कैटायन क्लोरीन एनायन के साथ कंबाइन करके यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बनाता है, और सोडियम कैटायन नाइट्रेट एनायन के साथ कंबाइन करके यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बनाता है। ये अपने आप में एक द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है और अपने आप में एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, दोनों का एग्जाम्पल है ये। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, मैंने यहाँ पर दो ही लिया है लेकिन दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद एक ही बनेगा। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, यानी मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये अपने आप में एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप चाहो तो रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो। दो मैग्नीशियम का एटम, दो मैग्नीशियम का एटम, यहाँ पर दो ऑक्सीजन के एटम्स, यहाँ पर दो ऑक्सीजन के एटम्स। उसके बाद अपघटन अभिक्रिया, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक जो है इसका उल्टा हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक ही अभिकारक होता है जो दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। मैंने यहाँ पर दो ही उत्पाद लिया है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप हीट करेंगे तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर उत्सर्जित होती है। तो एक अभिकारक है, दो उत्पाद है, ये अपने आप में अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डैश में पाए जाते हैं। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डैश में पाए जाते हैं। पादपों में जो पादप सबसे पहले आए वो थे शैवाल। ठीक है, पादपों में जो सबसे पहले पादप आए वो थे शैवाल, और जो पादप के अंदर ग्रुप है थैलोफाइटा, जो पादप के अंदर ग्रुप है थैलोफाइटा, जो थैलोफाइटा ग्रुप है, इसके अंदर सारे के सारे जो है शैवाल आते हैं। तो थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर प्राचीनतम पादप आते हैं, बोल सकते हो कि शैवाल आते हैं। सारे के सारे थैलोफाइट्स शैवाल होते हैं, और जो शैवाल होते हैं ये आपके मुख्य रूप से होते हैं जलीय। मुख्य रूप से क्या होते हैं? जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। देखो कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रहा हूँ शैवालों का, जो आप याद रखेंगे। ये क्लास 9th NCERT बुक में आपको मिल जाएंगे ये सारे के सारे एग्जाम्पल। यूलोथ्रिक्स है ना, यूलोथ्रिक्स, और ये सारे के सारे जीनस का नाम है, वंश का नाम है। ठीक है, वंश का नाम है। एक वंश के अंदर कई सारी प्रजातियां आ सकती हैं। यूलोथ्रिक्स है, कारा है, क्लैडोफोरा है, उसके बाद अल्वा है, उसके बाद स्पाइरोगायरा है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप याद रखेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? शैवाल के हैं। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पानी। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक सीधी रेखा में नियत दर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बोल रखा है स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद यानी कि u आपको बोल रखा है कि 0 है। उसके बाद यहाँ पर आप यूनिट देखें तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि ये अपने आप में त्वरण है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय आपको दिया गया है 8 सेकंड। पूछा गया है आपसे दूरी। आप यहाँ पर लगाएंगे गति का समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं। जो पहला समीकरण होता है वो है v = u + at। u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, a है त्वरण, t है समय। उसके बाद जो दूसरा समीकरण है, दूसरा जो गति का समीकरण है वो है ut + ½ at², और जो तीसरा समीकरण है वो है v² - u² = 2as। याद रखिएगा ये जो गति के समीकरण होते हैं ये तभी आप लगा सकते हैं जब आपका त्वरण जो है वो नियत हो, जब त्वरण क्या हो? कांस्टेंट हो। और सवाल में बोल रखा है कि जो त्वरण है वो नियत है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आपको ऐसा चाहिए, आपको u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे गति का जो दूसरा समीकरण है वो s = ut + ½ at²। यहाँ पर देखिए तो u 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस ½ a का मान 3 दे रखा है, t का मान 8 दे रखा है।
तो 8 गुने में 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 गुने में 2 चौके में 8 हो जाएगा और गुने में 8, 3 चौके में 12, 12 8 96 हो जाएगा, ये 96 मीटर हो जाएगा। 96 मीटर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल है। एक गेंद है, ये गेंद जो है गतिमान है 30 मीटर पर सेकंड के वेग से, जो इसका द्रव्यमान है वो है 0.1 kg। हमें ग्राम में दे रखा था, मैंने इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि बल निकालना है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन में ही आंसर दिया हुआ है। मतलब जब आप सवाल को बनाएंगे उस समय एक एक भौतिक राशि आप डालेंगे एसआई मात्रक में, समझे आप। 30 सेकंड के बाद, माफ करिएगा, ये जो टाइम है ये है 0.05 सेकंड। इतने सेकंड के बाद खिलाड़ी क्या करता है कि बल लगाता है और बल लगाकर जो गेंद है इसको रोक देता है ना, 0.50 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो v हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो बल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है मास गुने में त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण। यहाँ पर देखो त्वरण आपको नहीं दिया गया है, त्वरण जो है ये आपको नहीं दिया गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। त्वरण के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी लिख लेंगे। जो मास है ये दिया हुआ है 0.1, ठीक। v का मान देखो 0 है, u का मान देखो 30 है और t का मान 0.05 है, 0.05 है, समझे आप। ये हो जाएगा आपका -300 डिवाइडेड बाई 5 और ये बराबर निकल करके आएगा -60 न्यूटन। क्योंकि ऑप्शन में -60 न्यूटन आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। मान लीजिए कि -60 न्यूटन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर 10 न्यूटन होता या फिर 25 न्यूटन होता, मीन्स 60 न्यूटन नहीं होता, -60 न्यूटन नहीं होता, या फिर 50 न्यूटन होता, वैसे केस में आंसर हमारा 60 न्यूटन होता। यहाँ पर 60 न्यूटन और -60 न्यूटन दोनों दिया हुआ है, तो इन दोनों में हमें एक चूज करना है, तो बेस्ट होगा यहाँ पर सी, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल करके आया है -60 न्यूटन। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं? कितनी उपधातुएं हैं? उपधातुएं टोटल है कितनी? 7 है। बोरोन है, उसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा जर्मेनियम, उसके बाद आपको ठीक सामने मिलेगा आर्सेनिक, जर्मेनियम के दाएं साइड में आर्सेनिक आवर्त सारणी के अंदर, ठीक है। आर्सेनिक के ठीक नीचे आपको एंटीमनी मिलेगा और एंटीमनी के दाएं साइड में आपको मिल जाएगा टेल्यूडियम और टेल्यूडियम के ठीक नीचे आपको मिल जाएगा पोलोनियम। तो ये आपको मिल जाएगा आवर्त सारणी में उपधातुएं, ठीक है। ये उपधातुएं जो है ये आपको आवर्त सारणी में मिलती है, ठीक है। ये उपधातु है, टोटल कितने हो गए? टोटल 7 हो गए, 7 टोटल जो है उपधातु है, 7 टोटल उपधातु है, मेटलॉइड्स हैं। देखिए जो पहला आवर्त है और जो 7वां आवर्त है उसमें एक भी उपधातु आपको नहीं मिलने वाली है, एक भी उपधातु आपको नहीं मिलेगी। जो दूसरा आवर्त है इसमें एक उपधातु है बोरोन, ठीक। जो तीसरा आवर्त है इसमें भी एक उपधातु है सिलिकॉन। जो चौथा आवर्त है इसमें 2 उपधातु है जर्मेनियम और आर्सेनिक। जो 5वां आवर्त है इसमें 2 उपधातु है एंटीमनी और टेल्यूडियम। और जो छठा आवर्त है इसमें एक उपधातु है पोलोनियम, समझे आप। हमसे पूछा था चौथे आवर्त में, तो चौथे आवर्त में 2 उपधातुएं हैं, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 कौन कौन सी है? जर्मेनियम है और है आर्सेनिक। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा डैश में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो मोटर चलाने के लिए आप ऊर्जा देते हैं ना, मोटर चलाने के लिए आप ऊर्जा देते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये जो मोटर है, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में, है ना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये मोटर। और इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? जनरेटर करता है।
हिंदी में जनित्र बोलते हैं, जनरेटर करता है यानी कि जनित्र करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसका क्या होगा। कार्य का मान क्या है, ऋणात्मक है। कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं, इसका मान बोल रखा है कि ऋणात्मक है। वैसे केस में हम जिस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिस निकाय पर काम कर रहे हैं, उसका क्या होगा। देखिए, एक सिद्धांत है जिसे कहा जाता है कार्य ऊर्जा सिद्धांत। ये कहता है कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है फॉर्मूला या फिर ये सिद्धांत, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये बराबर होता है अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। बोल रखा है कि जो कार्य है वो ऋणात्मक है ना, ये क्या है, नेगेटिव है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो डिफरेंस है, यहां पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ये जो डिफरेंस है ये ऋणात्मक कब निकल करके आएगा। ये ऋणात्मक कब निकल करके आएगा, जब ये जो ऊर्जा है, ये जो गतिज ऊर्जा है, जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, वो क्या हो, ज्यादा हो। तभी तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में हमें मिलने वाला है जो भी गतिज ऊर्जा निकल करके आएगी वो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 10 जूल है, यहाँ पर 10 जूल से ज़्यादा होगा तभी नेगेटिव हमें नंबर यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये चीज़ तभी हो पाएगा जब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अधिक हो और अंतिम गतिज ऊर्जा कम हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जिस निकाय पर काम किया है उसकी ऊर्जा जो है कम हो गई है। हमने जिस निकाय पर काम किया है उसकी ऊर्जा कम कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो निकाय पर कार्य किया गया है, काम किया गया है, उससे ऊर्जा की हास हो गई है। उस निकाय की ऊर्जा की हास हो गई है काम करने से, क्योंकि किया गया काम जो है वो ऋणात्मक था, इसीलिए ऊर्जा की कमी हो गई है। यहाँ पर आप साफ साफ देख भी सकते हो, प्रारंभिक ऊर्जा अधिक थी लेकिन अंतिम जो ऊर्जा है वो कम हो गई है। कम कैसे हो गई है, क्योंकि ऋणात्मक काम किया गया है, तो उसकी ऊर्जा का हास होगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है, ये नाभिक में प्रोटॉन होता है। नाभिक के बाहर जो कक्ष होता है, नाभिक के जस्ट बाद जो कक्ष होता है या फिर कोश होता है, उसे हम लोग के कोश कहते हैं। उसके बाद एल कोश होता है, उसके बाद एल के बाद एम कोश होता है, उसके बाद एन कोश होता है, ठीक, के एल एम एन, ठीक है, के एल एम एन। देखिए, के के लिए n बराबर 1 होता है, l के लिए n बराबर 2 होता है, m के लिए n बराबर 3 होता है और n के लिए n बराबर 4 होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना के एल एम एन, इसे आप शेल भी बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं। हमारे केस में चतुर्थ स्तर बोल रखा है। ऊर्जा स्तर जो है वो चतुर्थ ऊर्जा स्तर है, या फिर बोल दो आप चौथा कोश है। बात एक ही है, कोश को हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। चतुर्थ बोले तो ये n बराबर जो 4 है ये। अब कौन से कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है। देखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन nth शेल बोल दो या फिर nth एनर्जी लेवल बोल दो। nth एनर्जी लेवल बोले तो nवां ऊर्जा स्तर या फिर nवां कोश, ये दिया जाता है 2n² से। हमारे केस में देखो n का मान जो है ये 4 है, तो 2 गुने में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 गुने में 16 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। तो चौथे कोश में या फिर जो चौथा ऊर्जा स्तर है उसमें कुल 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पहला कोश में कितना आएगा, दूसरा कोश में कितना आएगा, तीसरा कोश में कितना आएगा, ये सब आप निकाल सकते हैं इसी वाले फॉर्मूले से, 2n² से। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। आकर्षण बल जो है ये अधिकतम होता है, तो आकर्षण बल जो है सबसे ज्यादा तो ठोस में होता है,
सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, ठोस से कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। इन तीनों में जो है सबसे कम गैस में होता है। आप यहाँ पर जो है प्लाज्मा भी चाहो तो लिख सकते हो, प्लाज्मा भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर केस में ठोस, द्रव और गैस में ही कंपेयर किया जाता है कि किस में आकर्षण बल ज़्यादा है, किस में कम है। हमारा आंसर यहाँ पर ठोस हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। देखिए जो प्लाज्मा अवस्था है ना, इसमें जो आपके कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ये होते हैं आयनीकृत गैस के रूप में, है ना, आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। अब ये जो पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये पदार्थ की पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था, ये चौथी अवस्था, ये जो अलग अलग पदार्थ की अवस्थाएं हैं, इनमें से किस अवस्था के अंदर जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, उनमें ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो आंसर आपका प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, समझे आप। और इसी प्लाज्मा अवस्था के कारण जो आपके सूर्य होते हैं, जो आपके तारे होते हैं, इनमें चमक होती है। किसके कारण? इसी पदार्थ के चौथे अवस्था के कारण, प्लाज्मा अवस्था के कारण। जो नियोन बल्ब होता है, ठीक, जो नियोन बल्ब होता है या फिर जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, ये भी चमकते हैं पदार्थ के पांचवें अवस्था के कारण ही। फ्लोरेसेंट ट्यूब में आप याद रख सकते हो कि इसमें हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम के अलावा अन्य गैस भी हो सकती है, और नियोन बल्ब में नियोन गैस जो है भरी जाती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यही सारी जो गैसें होती हैं, चाहे नियोन, चाहे हीलियम, चाहे कोई और गैस, ये आयनीकृत हो जाती है। लिखा है ना आयनीकृत गैस, इनके जो कण होते हैं वो आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। तो ये सारे जो आपके गैस होते हैं, ये सारे आयनीकृत हो जाते हैं जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है नियोन बल्ब से, फ्लोरेसेंट ट्यूब से, समझे आप। सूर्य और तारों में चमक किसके कारण है? प्लाज्मा अवस्था के कारण है। निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? बीज पैदा करने की क्षमता जो है खो दी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पादप के अंदर कायिक भाग यानी कि वेजिटेटिव पार्ट, कायिक भाग कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? कायिक भाग है रूट यानी कि जड़, तना, स्टेम, और लीफ यानी कि पत्तियां। ये सारे आपके कहलाते हैं कायिक भाग। एक और होता है प्रजनन भाग, जिसमें कि आपके फूल आते हैं, बीज आते हैं, फल आते हैं, ये सारे आपके प्रजनन भाग हो जाते हैं। ये सारे कायिक भाग हैं, ठीक। अब देखो इन सारे के मदद से नए पादप का उगना, नए प्लांट का उगना ही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। इन सारे के मदद से नए पादप का उगना ही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन। तो भाई जो पादप जो है बीज से नए पौधों को उगाना बंद कर चुके हैं, उन पादपों को उगाया जा सकता है कायिक प्रवर्धन से, रूट, स्टेम एंड लीफ से। तो इसमें देखो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो चमेली हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल आप याद रखिए इसमें ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। केला आप याद रखेंगे, उसके बाद आप याद रखेंगे चमेली, जो हमारा यहाँ पर उत्तर है। उसके बाद आप याद रखेंगे गुलाब, रोज। उसके बाद आप याद रखेंगे अंगूर। ये सारे जो है आप याद रखेंगे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। इन सारे को उगाया जाता है कायिक प्रवर्धन द्वारा। कायिक भाग से नए पादपों को उगाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। आप सभी ने थर्मामीटर का इस्तेमाल किया ही होगा अपने जीवन में आज तक कभी न कभी। थर्मामीटर में आपने देखा होगा, अब तो सेमीकंडक्टर वाला थर्मामीटर आने लग गया है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, लेकिन पहले जो है इस्तेमाल किया जाता था, आज के डेट में भी इस्तेमाल होता है मरकरी थर्मामीटर का। उसमें आपने देखा होगा कि मरकरी जो है वो भरा गया होता है। मरकरी का तो सबसे पहले आप याद रखेंगे एटॉमिक नंबर जो कि 80 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 80 एटॉमिक नंबर है, ये आप याद रखेंगे। आपने देखा होगा मरकरी को चमकता रहता है, चांदी जैसी चमक होती है इसमें, इसीलिए ना इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है, चांदी जैसी चमक होने के कारण।
मरकरी का एक बहुत ही फेमस अयस्क है ना, ओर है, जिसका नाम है सिनेबार। इसका एक अयस्क है जिसका नाम है सिनेबार, ठीक है, सिनेबार। इसका फॉर्मूला होता है HgS, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह है मर्क्यूरिक सल्फाइड, है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड। मरकरी और कोई दूसरा आप धातु यहां पर ले सकते हो, है ना। मरकरी जो है दूसरे धातु के साथ मिल करके जो मिश्रण बनाता है उसे हम लोग अमलगम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं, है ना, अमलगम कहते हैं। मरकरी अन्य धातु के साथ मिलकर के जो मिश्रण बनाता है उसे हम लोग अमलगम कहते हैं। तो सवाल ऐसे पूछा जाता है कि अमलगम में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है, तो मरकरी आपको एक ऑप्शन में दिख जाएगा, क्योंकि अन्य धातु में तो कोई भी धातु हो सकती है, लेकिन मरकरी जो है फिक्स है। अमलगम में एक धातु निश्चित है, वो है मरकरी। समझे आप? हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? पारा हो जाएगा। मरकरी को हम लोग पारा बोलते हैं। सिल्वर का एटॉमिक नंबर महत्वपूर्ण है, 47 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है और गोल्ड का होता है 79। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये मान होता है और ये एसआई मात्रक है ना। ये क्या है? एसआई मात्रक है। यूनिट के साथ इस पूरे मान को आप ध्यान में रखिए, है ना। यूनिट के साथ जो इस पूरे मान को ध्यान रखिए। इस मान को सबसे पहले कैलकुलेट किया था हेनरी कैवेंडिश ने, है ना। हेनरी कैवेंडिश ने इस मान को सबसे पहली बार कैलकुलेट किया था। और ये जो जी का मान है ना, ये कांस्टेंट है, नियत है, कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स के लिए। पूरे यूनिवर्स के लिए ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसे ना यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट है। पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, जी का मान जो है, ये कैपिटल जी का मान जो है, ये बदलने वाला नहीं है। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझे आप? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बाकी कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही नहीं है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? ये 4 आपको अलग अलग माध्यम दिए गए हैं। आपको बताना है कौन ऑप्टिकली डेंसर है, यानी कौन सबसे ज्यादा सघन है। कौन सबसे ज्यादा सघन है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपको अपवर्तनांक याद हो। हवा का जो अपवर्तनांक होता है ये 1.0003 होता है। टर्पेंटाइन यानी कि तारपीन का जो तेल होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है ये 1.47 होता है। बेंजीन का जो अपवर्तनांक होता है ये 1.5 होता है। उसके बाद पानी का जो अपवर्तनांक होता है ये 1.33 होता है। ये याद रखिएगा, ये जरूरी है। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, वही सबसे ज्यादा सघन होता है। तो बेंजीन का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज्यादा है, तो बेंजीन जो है ये सबसे ज्यादा सघन है। ठीक है, ये क्या है? सबसे ज्यादा सघन है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बेंजीन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है, यानी कि ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर है? जैव उर्वरक है मतलब कि यहाँ पर ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाएगा, यानी किसी सजीव प्राणी का जो है इस्तेमाल किया जाएगा इस उर्वरक में। तो हमारा आंसर है वर्मी कंपोस्ट, है ना। वर्मी कंपोस्ट हमारा राइट आंसर है। इसमें ना अर्थवॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वर्म आया ना, ये इसी वर्म से आया, कृमि से आया है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। यूरिया का जो है फॉर्मूला आप याद रखें, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। NH2CuNH2, ये याद रखिएगा, ये कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझे आप? देखने से लगता है कि अकार्बनिक है। ये यूरिया जो है ये है कार्बनिक यौगिक, पहला कार्बनिक यौगिक है मानव द्वारा जो बनाया गया था। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, वैसे तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये आप डायरेक्ट याद रखें, 60 U होता है। 60 U होता है।
और अगर मान लो कि मोलर मास आपसे मैं पूछूं तो आप क्या करेंगे, इसे यू को हटा करके ग्राम लगा देंगे, 60 ग्राम होता है। यूरिया पहला मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यूरिया जो है ये पहला मानव द्वारा संश्लेषित किया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है, याद रखिएगा, केंद्रक नहीं होता है इनमें से किस कोशिका में? तंत्रिका कोशिका में होता है, तंत्रिका कोशिका में होता है। आरेखित स्नायु तंतु यानी कि ये पेशी कोशिका है, इसमें भी होता है। श्वेत कोशिका यानी कि WBC, इसमें भी होता है। एरिथ्रोसाइट में नहीं होता है। एरिथ्रोसाइट हम लोग किसको बोलते हैं? RBC को बोलते हैं। RBC को हम लोग एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। लाल रक्त कोशिका या फिर लाल रक्त कणिका को हम लोग एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो मैच्योर RBC होती है, जो मैच्योर RBC होती है उसमें केंद्रक नहीं मिलता है, उसमें केंद्रक जो है धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। ठीक है, RBC रेड ब्लड कॉर्पसल। देखो ये जो RBC है ना, ये होती है रेड। ये रेड क्यों होती है? क्योंकि इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है इसको आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो, इसको आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो, हीम प्लस ग्लोबिन। यानी ये जो हीमोग्लोबिन है ये बना है ग्लोबिन प्रोटीन से, और इस हीम का मतलब होता है आयरन, है ना, इस हीम का मतलब होता है आयरन। यानी RBC में लोहा धातु जो है ये होता है, लोहा धातु होता है। अगर इस हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, इस हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए बॉडी में, तो बीमारी हो जाती है अनीमिया। अनीमिया बीमारी हो जाती है हीमोग्लोबिन के कमी से। ये जो RBC है इसकी खोज है ये करने वाले वैज्ञानिक हैं लीवेनहॉक, है ना, लीवेनहॉक। RBC की खोज की लीवेनहॉक ने, ठीक। और ये लीवेनहॉक जो थे इन्होंने ही बैक्टीरिया की खोज की हुई है, या फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने की। तो ये सभी आप ध्यान में रख सकते हो, है ना। इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की हुई है, बैक्टीरिया की भी खोज की हुई है इन्होंने। ये जो बैक्टीरिया जो खोज की गई थी यही पहली जीवित कोशिका थी। फिर भी यहाँ पर आप अलग से ही लिख लो, लिविंग सेल की खोज इन्होंने की। मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, बट जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? ये नाइट्रस एसिड है। देखो नाइट्रिक एसिड नहीं है, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, ये नाइट्रस एसिड है। इसमें टोटल कितने एटम्स हैं? टोटल कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, नाइट्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 1 एटम। टोटल कितने एटम्स? 4। टोटल 4 एटम्स। यहाँ 4 ऑक्सीजन के एटम्स है, 1 सल्फर का है, 5 हो गया। 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, 5 और 2 7 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, कार्बन का 1 एटम है, टोटल 3। यहाँ पर कैल्शियम के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 4 और 1 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एटम्स ये सल्फ्यूरिक एसिड में है। घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डैश में दर्शाया जाता है। आप कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि महीने में आपने कितनी जूल ऊर्जा खपत की है। कभी भी आप जूल में ऊर्जा खपत नहीं बताते हैं, आप किस में बताते हैं? इकाई में, है ना। आप किस में बताते हैं? इकाई में, कि आपने 200 यूनिट ऊर्जा खपत की। इकाई मतलब कि यूनिट। आपने 200 यूनिट जो है बिजली खपत की है, या फिर 400 यूनिट बिजली खपत की है, या फिर 1000 यूनिट जो है आपने बिजली खपत की है, तो आप बताते हैं यूनिट में। ठीक है, आप बताते हैं यूनिट में। और यूनिट को ही हम लोग किलोवाट आवर कहते हैं। यूनिट को हम लोग किलोवाट आवर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। और ये जो है ना, ये है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट, लेकिन किसका? ऊर्जा का, एनर्जी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किलोवाट है, तो आप जल्दबाजी में शक्ति का आप यूनिट मत बोल देना। यहाँ पर केवल शक्ति, केवल किलोवाट नहीं है, यहाँ पर देख लो ये समय भी है ना, समय भी है। यानी ये एक्चुअल में क्या है? पावर और इनटू में टाइम है। पावर में समय से गुना करने पर हमें ऊर्जा जो है ये मिलती है।
तो 1 किलो वाट आवर जो होता है इसी को हम लोग 1 यूनिट बोल सकते हैं, और ये बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और ये जो जूल है ना, ये एसआई मात्रक है, ये एसआई यूनिट है ऊर्जा के लिए। एक और सवाल जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एक अश्व शक्ति कितने का बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति जो है ये 746 वाट के बराबर होता है ना, 746 वाट के बराबर होता है। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ये वाट होता है, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ये वाट होता है, और जूल जो है ये ऊर्जा का एसआई मात्रक है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल जो है समूह, टोटल जो ग्रुप्स हैं उनकी संख्या 18 है। आपको बोल रखा है कि समूह 17 जो है, 18 से पहले वाला समूह जो है, उसमें प्रथम तत्व क्या है? जो समूह 17 है उसमें तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतना आप याद रखें। 2 और तत्व आते हैं, बट आपको इतना कम से कम ध्यान में रखना है। इसमें 2 और तत्व आते हैं, एस्टेटीन है और एक टेनिसिन है, बट कम से कम आप इतना ध्यान में रखिए। चलो एस्टेटीन भी आप याद रखो, एस्टेटीन भी जो है ये एग्जाम में आ सकता है। तो पहला तत्व कौन सा हो गया? फ्लोरीन हो गया, है ना, ये पहला तत्व है, तो फ्लोरीन हमारा आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 17 में जो भी तत्व आते हैं उसे कहा जाता है प्यार से हैलोजेंस, है ना। तो ये सारे आपके हैलोजेंस हैं, इन सारे को आप हैलोजन बोल सकते हो, हैलोजन एलिमेंट आप बोल सकते हो। अच्छा, ये जो ब्रोमीन है ये एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहां पर आप लिख सकते हो लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल, ओनली लिक्विड नॉन मेटल, मात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर। ठीक, ये जो फ्लोरीन है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आप याद रख सकते हो 4 होता है, लगभग 4 के बराबर होता है, 4 से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन लगभग आप 4 याद रख सकते हो। देखो, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी बेकिंग सोडा में अगर आप टार्टरिक अम्ल मिला देते हो, अगर आप टार्टरिक अम्ल मिला देते हो तो ये आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है ना, व्यंजक चूर्ण बोलते हैं हिंदी में। और धुलाई का सोडा यानी कि धावन सोडा, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है Na2CO3.10H2, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? देखो, परमाणु का जो मॉडल है, परमाणु की जो संरचना है उसकी जो मॉडल है, सबसे पहले दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। लेकिन परमाणु में नाभिक की खोज, यानी परमाणु में नाभिक होता है तो वो नाभिक वाला जो मॉडल है ये सबसे पहले दिया था अंस रदरफोर्ड ने। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो परमाणु में नाभिक की खोज जो है इन्होंने ही की है, परमाणु में नाभिक की खोज इन्होंने ही की है। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो इन्होंने क्या किया था? अल्फा पार्टिकल हम लोग किसको बोलते हैं? डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम को बोलते हैं, He2+ को बोलते हैं। इससे इन्होंने टक्कर करवाया था, किस पर करवाया था? सोने की पत्तर पे, गोल्ड फॉइल पे, यानी सोने की पत्तर या फिर सोने की पन्नी बोल सकते हो आप, सोने की पन्नी पे, गोल्ड फॉइल यानी कि सोने की पन्नी पे। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा।
लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की हुई है। रेबीज वैक्सीन जो है इन्हीं की देन है। फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की खोज इन्होंने की है, लुईस पास्चर ने। फर्मेंटेशन जिसके मदद से शराब बनाया जाता है। ये जो मेंडलीव है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का जनक जो है इनको कहा जाता है मेंडलीव साहब को। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? मानव आहार नली का भाग नहीं है। देखो मानव आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल मुंह से लेकर के पीछे वाले छेद तक, मुंह से लेकर के पीछे वाले छेद तक यानी कि माउथ से लेकर के एनस तक, मुंह से लेकर के जिससे आप खाना खाते हैं वहां से लेकर के जिस रास्ते आप मल निकालते हैं, मल का त्याग करते हैं, वहां तक जो है पूरा एक नली है। वहां तक जो है पूरा एक नली है। जो माउथ है वहां से लेकर के कहां तक? एनस तक। यहां से आप खाना खाते हैं और यहां से क्या करते हैं? मल त्यागते हैं। 10 मिनट जाते हैं तो मल जो है इसी रास्ते त्यागते हैं। ये पूरा अपने आप में एक पाइप होता है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। अब इस पाइप के कई सारे भाग होते हैं। इसकी शुरुआत जो है ये माउथ से हो जाती है यानी कि मुख गुहा से। इसे हम लोग माउथ कैविटी बोलते हैं यानी कि मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा के बाद आपका आता है ईसोफेगस जिसे आप फूड पाइप भी कहते हैं, है ना, फूड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद आता है स्टमक। मैंने फेरिंग्स छोड़ दिया है, यहाँ पर छोड़ दिया है क्योंकि वो ज़्यादातर श्वसन का पार्ट माना जाता है, लेकिन आप उसको भी चाहो तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। स्टमक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन। इसी का पार्ट होता है रेक्टम और रेक्टम का एंड पॉइंट होता है ये एनस। ये सारे तो आपके हैं आहार नाल के पार्ट्स, ये पार्ट्स हैं। इसी में आप शामिल कर दो लीवर, है ना, लीवर से ही जुड़ा होता है गॉल ब्लेडर, यकृत से ही जुड़ा होता है पित्ताशय, और उसके बाद पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो ये सारे जो हैं मिल करके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे क्या मिलकर बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र। ये पूरा अपने आप में एक आहार नाल है और ये सहायक ग्रंथियां, ये मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ये है वायु कोशिका, हमारा आंसर हो जाएगा मुख गुहिका, माउथ कैविटी, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो वायु कोशिका है ये लंग्स में पाई जाती है, लंग्स में, है ना, फेफड़े के अंदर। और फेफड़ा जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, गैसों का आदान प्रदान यहीं पे होता है वायु कोशिका में। वायु कोशिका के सतह द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। मैं यहाँ पर एक असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखता हूँ, H2O2 से हमने यहाँ बना दिया H2O। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसे? देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। ये अभिकारक साइड है, ये उत्पाद साइड है, तो हाइड्रोजन के साथ कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स है, यहाँ पर एक ही एटम है। तो जिस तत्व के जितने परमाणु अभिकारक साइड होते हैं उस तत्व के उतने ही परमाणु उत्पाद साइड में हो, तभी जाकर के वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, अदरवाइज असंतुलित होगा। अब मैं इसी को संतुलित करता हूं तो संतुलित रासायनिक समीकरण ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन के एटम्स है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। ये है संतुलित रासायनिक समीकरण, ये है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो, जो रासायनिक समीकरण होते हैं उन्हें संतुलित करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है?
क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। यानी जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है कि जो रासायनिक समीकरण हो वो संतुलित हो। अगर रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होगा तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम वहां पर फेल कर जाएगा, जो कि होता नहीं है। हर रासायनिक अभिक्रिया में जो कुल अभिकारक का द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है उत्पाद के द्रव्यमान का। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये दिया किसने था? ये दिया था लेवोजियर ने। लेवोजियर, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक, ये गलत है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक अवयवों वाले परमाणुओं की संख्या असमान होती है, ये गलत हो जाएगा। केवल कथन ए ही सत्य है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। सोडियम के 69 ग्राम सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? ये सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। आपसे दिया गया है सोडियम का ये जो 3 मोल है, इसमें सोडियम का 69 ग्राम है, 69 ग्राम है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक मोल में कितना द्रव्यमान है ये निकालेंगे। तो 69/3 हो जाएगा, ये बराबर निकल करके आएगा 23 ग्राम। अब देखिए, अगर आपको 1 मोल का द्रव्यमान पता है कि 23 ग्राम है, तो उसका एटॉमिक मास, क्योंकि सोडियम जो है यहाँ पर एटम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास हो जाएगा यहाँ पर, वो लिखना बड़ा आसान है। 1 मोल का द्रव्यमान आपको ग्राम में दिया होगा, जिसे आप मोलर मास भी बोल सकते हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान। मोलर मास यानी कि 1 मोल का मास, 1 मोल का मास ग्राम में 23 ग्राम होता है। अब यहाँ से एटॉमिक मास लिखना बड़ा ही आसान है, यहाँ से ग्राम हटा दो और यूनिफाइड मास लगा दो, या फिर एटॉमिक मास यूनिट लगा दो। यही 1 एटम का मास हो जाएगा। सोडियम के 1 एटम का मास, परमाणु द्रव्यमान, ये 23 हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। ठीक, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं। देखो, पत्तियां पाई जाती है, जड़ पाई जाती है, तना पाई जाता है, फूल जो है ये नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जो फूल है ये अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। फूलों का होना अभिलाक्षणिक गुणधर्म है एंजियोस्पर्म का। ठीक है, एंजियोस्पर्म का। जो आवृत्त बीजी पादप होते हैं, केवल उन्हीं के अंदर फूल और फल देखा जाता है, बाकी किसी के अंदर नहीं देखा जाता है। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत्त बीजी पादप। पादप के जो 5 आपके भाग होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। इसमें जो थैलोफाइटा के अंदर जो पादप आते हैं, इसके अंदर तो केवल शैवाल ही आते हैं, तो शैवाल भी आप बोल सकते हो। एंड जो आपके ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा के अंदर जो पादप आते हैं, इन दोनों के अंदर आने वाले जो पादप होते हैं, उनमें ना वास्तविक जड़ नहीं होती है, वास्तविक तना नहीं होता है, वास्तविक पत्ती नहीं होती है। इन दोनों के अंदर आने वाले जो भी पादप है, उनके अंदर वास्तविक जड़, तना, पत्तियां नहीं पाई जाती है। और इनका जो शरीर होता है वो थैलस लाइक होता है, थैलस जैसी संरचना होती है, थैलस लाइक बॉडी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थैलस लाइक बॉडी। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर होना चाहिए था। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। देखिए, आपने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखा होगा, नहीं रखा है तो याद रखिए, नींद में भी याद होना चाहिए। 12 mv², m मास है, v है चाल, v क्या है? चाल है, वेग नहीं है, चाल है। 12 mv², जहाँ v जो है ये चाल है। और आपने स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी याद रखा होगा, mgh। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, g जो है गुरुत्वीय त्वरण है। g का मान पृथ्वी की सतह पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये जो स्थितिज ऊर्जा का ये जो फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, यही है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल यू इज इक्वल टू एम जी एच। एच है हाइट पृथ्वी की सतह से, एम है द्रव्यमान, तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेट नंबर 1 जो है समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो जो है अच्छा लगा तो आप बस लाइक कर दो, ठीक है। और ये जो आपने पूरा वीडियो देखा है और जो भी मैंने लिखा है, उन सारे का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, मतलब ये सारे जो स्लाइड्स आपके सामने आए हैं, इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप जो है हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, दिखेगा आपको सामने में, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 2 में। थैंक यू सो मच।